वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बेहतरीन फील गुड मूवी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने, ऑल टुगेदर नाउ। तो कहानी की शुरुआत में पोर्टलैंड के एक ओल्ड एज होम में अपनी कहानी की हीरोइन एम्बर को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही चुलबुली लड़की है दोस्तों, और हमेशा किसी न किसी की मदद करती ही रहती है। फिलहाल वो इस ओल्ड एज होम में बुजुर्ग औरतों को इंग्लिश सिखा रही है, और वो भी नॉर्मल क्लास की तरह नहीं, बल्कि गाकर नाचकर मस्त तरीके से पूरे एंटरटेनमेंट के साथ उनको इंग्लिश सिखाती है। अब इससे होता यह कि यहाँ के सभी लोग एम्बर को बहुत ही पसंद करते हैं। वैसे एम्बर की बात करूँ तो हाई स्कूल स्टूडेंट है वो, जिसके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, और यहाँ इंग्लिश सिखाकर वो थोड़ा बहुत कमा लेती है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन साफ करती है दोस्तों, जिससे उसकी थोड़ी और आमदनी हो जाती है। मतलब इस तरह के छोटे मोटे काम करके वो अपना खर्चा निकाल लेती है, और थोड़ी बहुत सेविंग भी करके रख लेती है। फिर वो कुछ स्नैक्स खरीद कर अपनी साइकिल लेकर चुपके से एक फेंस क्रॉस करके उस जगह पहुंच जाती है जो कि हाई स्कूल बसेस का डिपो होता है। बहुत ही सावधानी से वो उस बस के अंदर चढ़ जाती है ताकि कोई उसको देख ना ले। असल में क्या है ना, एम्बर का कोई घर नहीं है यार, और वो सबसे छुपाते छुपाते इसी तरह रोज इस बस में रात बिताती है। यहाँ एक छोटा सा डॉगी भी है दोस्तों, जिसका नाम है बॉबी। एम्बर उसको खाना खिलाती है और फिर खुद भी खाते हुए उसके साथ अपने मन की अच्छी अच्छी बातें शेयर करती है। और यहाँ पर पता चलता है कि एम्बर बेचारी कितनी अकेली है, और बॉबी को वो अपना दोस्त मानती है, बहुत ही खास दोस्त। फिर वो न्यूज़पेपर में चेक करती है कि कहीं कम भाड़े पे कोई घर खाली मिल जाए तो बढ़िया है। तो वो बार बार अपना वॉच देखती रहती है, लगता है किसी के इंतजार में है। तब आती है एक आवाज कि एम्बर, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। और वो कोई और नहीं दोस्तों, एम्बर की माँ बैकी है। वो एम्बर के लिए सिर्फ एक केक लाई होती है और कहती, बेटा आज ये खाकर मैनेज कर लो। ये दोनों दोस्तों इसी तरह इसी बस में रात बिताती है। यही फिलहाल इनका घर है। असल में बैकी स्कूल बस ड्राइवर है दोस्तों, और इसीलिए दोनों यहीं रह रही है। वैसे कोई नहीं जानता कि ये दोनों इस बस को अपना घर बना के रख चुकी है। इनका भी अपना एक घर था एक टाइम, लेकिन एम्बर के पापा की मौत के बाद इनका सब कुछ छिन गया। पापा की मौत के बाद बैकी अपने नए बॉयफ्रेंड ओलिवर के साथ रहने लगी, लेकिन वो एक शराबी था और उसने बेकी को भी शराब की लत लगा दी। फिर दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ और बेकी एम्बर को लेकर घर छोड़कर चली गई। रहने को घर नहीं था तो माँ बेटी इसी बस में रहने लगी थी। एम्बर पूछती है, माँ ये केक कहाँ से आया? तो बेकी बताती है, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करने के लिए ओलिवर से मिलने गई थी, लेकिन उसने मुझे शराब पिला दी और ये केक खरीद कर दिया। ये सुनकर एम्बर का खून खौल जाता है कि उसने तुम्हें जलील किया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद की, लेकिन फिर भी तुम्हें उसी के पास जाना है क्या पैसे मांगने के लिए? तो बेकी शराब के नशे में एम्बर को खूब डांट लगा देती कि तुम मेरी बेटी हो और बेटी बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, अपने दायरे में रहो, समझी? हाँ दोस्तों, इस तरह इनका डेली होता है। एम्बर अपनी माँ की हालत बखूबी जानती है, इसीलिए और बहस नहीं करती और माँ को शांत करके सुला देती है। फिर वो अपने स्कूल बुक्स पढ़ने लगती है। अब अगली सुबह बेकी अपना यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल बस ड्राइव करने के लिए तैयार होती है। एम्बर चादर वगैरह ठीक से तय करके रखती है और बॉबी को लेकर निकल जाती है। उस दिन भी एम्बर उस ओल्ड एज होम में जाकर उन बुजुर्गों को सिखाती है। वो उनके लिए कुछ डोनट्स खरीद ले गई थी। उनमें से एक बुजुर्ग जिसका नाम शरोन है, वो एकदम से कड़क मिजाज वाली है, किसी से ठीक से बात नहीं करती। फिर भी एम्बर कुछ न कुछ कह के उन्हें हंसाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन यार पता नहीं कैसी है, वो टस से मस नहीं होती। फिर भी वो एम्बर को बहुत ही पसंद है दोस्तों, और शारोन को भी एम्बर बहुत ही अच्छी लगती है। और फिर एम्बर यहाँ पे नहा धोकर अपनी साइकिल में रिकी नाम के एक दोस्त के घर पे जाती है। और रिकी के इतिहास में ऐसा कोई दिन नहीं था जब वो स्कूल जाने के लिए टाइम पे उठाओ, तो एम्बर जाकर उसे जगाती है। वैसे रिकी की माँ की बात करूँ तो एक नर्स है और नाइट शिफ्ट करती है, इसी वजह से वो सुबह घर आती है और रोज रिकी को जगाना, ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब एम्बर ही करती है। रिकी की माँ एम्बर को अपनी बेटी की तरह मानती है और हमेशा कहती है कि किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो बस मुझसे मांगने में जरा भी संकोच मत करना। लेकिन एम्बर की भी एक वो है, क्या कहते हैं, सोच है कि दूसरों का एहसान लेना मतलब ठीक नहीं है ज्यादा। फिर भी उनका दिल रखने के लिए एम्बर कहती है, ओके आंटी, मैं जरूर मांग लूंगी अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो। एम्बर बॉबी को यहीं पे छोड़कर स्कूल जाती है। तो इतने में वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें इनके 3 और फ्रेंड्स होते हैं। ये पांचों रोज एक साथ ही स्कूल जाते हैं। वैन के बैक सीट पर बैठे इस लड़के का नाम जॉन है और उसके पास ये बैठी लड़की का नाम जेनी। ये दोनों भाई बहन है, नाम से पता चल रहा है। इनके अलावा रिकी तो है ही, और जो लड़का ड्राइव कर रहा है उसका नाम है डेनिस। ये उसी की गाड़ी है दोस्तों। वैसे एम्बर को उस पे हल्का सा क्रश भी है और उसे भी एम्बर के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आज तक दोनों ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की। जो भी हो, पांचों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। आखिर सब स्कूल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि जॉन चल नहीं सकता और व्हील चेयर यूज करता है। स्कूल में दोस्तों एक एनुअल फंक्शन होने जा रहा है जिसमें एम्बर और उसके फ्रेंड्स ने एक स्टेज ड्रामा करने का प्लान बनाया है, लेकिन डेनिस इस प्लान में हम ही नहीं देता, क्योंकि वो थोड़ा रिजर्व टाइप का लड़का है और स्टेज पे जाकर एक्टिंग नहीं करना चाहता। क्या कहें उसको, इंट्रोवर्ट है। तो एम्बर कहते हैं कि सबके सामने एक टीम के साथ मिलकर फुटबॉल खेल लेते हो, लेकिन स्टेज पे चढ़कर एक्टिंग नहीं कर सकते यार। तो डेनिस कहता है, अरे वो अलग बात होती है, स्टेज पे चढ़कर परफॉर्म करना बहुत ही अलग है, अपने बस की बात नहीं है। इस तरह बातें करते करते दोनों अपने लॉकर्स के पास पहुंच जाते हैं। एम्बर के पास मोबाइल नहीं है दोस्तों, पर वो बहाना बनाती कि मेरे पास एक मोबाइल था, पता नहीं कहाँ खो गया। वैसे देखो ना, बिना मोबाइल के भी लाइफ कितनी अच्छी जा रही है। हाँ, डेनिस समझ जाता है कि एम्बर किन हालात से गुजर रही है, मतलब जानबूझ के नौटंकी कर
रही है, लेकिन फिर भी वो अपना दुख किसी को दिखाना नहीं चाहती। ये भी एम्बर की कंडीशन है। तो स्कूल में ड्रामा की चीजें रखने का एक कमरा होता है जहाँ का इंचार्ज है फ्रैंक। एम्बर की टीम हमेशा इसी कमरे में इकट्ठा होती है और सभी मस्त अपनी गप्पे शप्पे लड़ाते हुए वक्त बिताते हैं। पर दोस्तों, यहाँ के सिस्टम पर एम्बर अपना मेल चेक करती है। उसे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से मेल आया होता है कि एम्बर को वहाँ के ड्रामा एंड म्यूजिक थिएटर प्रोग्राम के लिए ऑडिशन का मौका मिला है। एम्बर का एम्बिशन है दोस्तों एक बहुत बड़ी सिंगर बनना। उसे पूरा करने का ऐसा मौका एम्बर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब वो बिलीव नहीं कर पाती, बड़ी खुश होती है। वो अपने फ्रेंड्स को बताती है तो वो भी बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो यूनिवर्सिटी दूसरे स्टेट में है और यहाँ से काफी दूर भी। फ्लाइट और दूसरी चीजों का खर्चा मतलब कैसे मैनेज करेगी बेचारी। एम्बर के पास तो पैसे है ही नहीं, लेकिन मन ही मन वो विश करती है कि हे भगवान, ये मौका मेरे हाथ से निकल ना जाए, बस मुझे कैसे भी करके इस मौके को अपनाना है। वैसे एम्बर ने अभी तक थोड़े बहुत पैसे जुटा कर तो रखे हुए थे, पर शायद वो काफी नहीं है दोस्तों। वो रात को वापस घर आती, मतलब उसी बस में जो इनका घर है फिलहाल के लिए, वहाँ जाती है। बैकी अभी तक नहीं लौटी होती है। इतने में उनका डॉगी बॉबी भौंकने लग जाता है तो एम्बर समझ जाती है कि जरूर कोई सिक्योरिटी आया होगा, और अगर सिक्योरिटी वाले को पता चल गया कि ये लोग चोरी छुपे इस बस में रह रहे हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बैकी की बस ड्राइवर की नौकरी भी चली जाएगी। शुक्र है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। फिर एम्बर अपनी माँ बैकी को ढूंढते हुए सीधे ओलिवर के घर चली जाती है। तो वहाँ एक ट्रक में बैकी लेटी होती है। वो एम्बर से कहती कि बेटा, हम और कितने दिन उस बस में रहेंगे, ठंड में कांपते रहेंगे, बताओ। मैंने ओलिवर से बात कर ली है, वो हमें अपने घर में जगह देने को तैयार है। एम्बर कहती है कि माँ, मैंने आपको कितनी बार समझाया, आपको शर्म नहीं आती क्या? अरे जिस आदमी ने आपको घर से निकाल दिया उसी के साथ आप रहना चाहती हैं, क्यों? तो बैकी कहती है, और मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, हाथ में पैसे भी तो नहीं है। तुम छोटी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो, और हमेशा उस बस में रात गुजारना अब सेफ नहीं है। मेरी मानो, यहाँ रहने के लिए मान जाओ। पर एम्बर नहीं मानती और अपने ऑडिशन के बारे में बताती है। ये बातें सुनकर बैकी खुश तो होती है कि एम्बर को ऐसा अच्छा मौका मिल रहा है। वो कहती है कि लाइफ में ऐसे मौके बार बार नहीं आते बेटा। तुमने पार्ट टाइम जॉब्स करके जो पैसे कमाए हैं उन्हें यूज कर लो और तुम ऑडिशन के लिए जरूर जाओ। पर दोस्तों, अंदर ही अंदर बैकी को ये लगता है कि सबसे पहले तो रहने के लिए एक घर जरूरी है ना। लेकिन फिर वो एम्बर से अपने दिल की बात नहीं बताती। बुरा लग जाएगा ना एम्बर को, क्योंकि फिलहाल एम्बर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑडिशन देना। फिर एज यूजुअल एम्बर ओल्ड एज होम जाती है जहाँ वो शारोन के साथ खेल रही होती है। लेकिन एम्बर का उतरा हुआ चेहरा देखकर शारोन पूछती है, क्या बात है? फिर एम्बर अपनी परेशानी बताती है तो शारोन कहती है कि जब तुम्हें तुम्हारे एम्बिशन को पूरा करने का मौका मिला है बेटा, तो उसका इस्तेमाल करो। ऐसे मौके को गवा कर उसे हिस्ट्री मत बनाओ। फिलहाल जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, पर खुद से सोच कर फैसला लो। एम्बर अब भी जरा कंफ्यूज्ड होती है कि क्या करूं यार, क्या करूं, क्योंकि पैसे लिमिटेड हैं। लेकिन शारोन की बातें उसको बहुत सही लगती है। खैर वो रिकी के घर जाती है जहाँ रिकी की माँ एम्बर को एक कॉस्मेटिक्स बॉक्स गिफ्ट करती है। लेकिन एम्बर किसी से कुछ भी मुफ्त में लेना नहीं चाहती, तो वो बड़े प्यार से मना कर देती है। और फिर स्कूल में इस साल कल्चरल प्रोग्राम के तहत वैरायटी प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं। एम्बर स्कूल में सभी को एनकरेज करती है कि इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेकर सब अपने टैलेंट्स को दिखाएं। सब किसी न किसी प्रोग्राम के लिए अपने नाम देते हैं। पर डेनिस को तो स्टेज फियर है। वो कहता है कि मैं बैक स्टेज का कोई काम कर लूंगा, पर स्टेज में नहीं जाऊंगा। वो फ्रैंक से कहता है कि सर आप भी अपना कोई टैलेंट दिखाइए ना। तो फ्रैंक कहता है कि पागल है क्या, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, स्टाफ हूँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। सर ऐसे कोई रूल्स तो नहीं है ना, आप प्लीज अपना कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर दिखाओ। फ्रैंक कहता है अगर तुम सबको यही लगता है तो ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा। और फिर एम्बर अपने जमा किए हुए पैसे फ्रैंक को देकर ऑडिशन के लिए फ्लाइट टिकट बुक करने को कह देती है। फ्रैंक कहता है कि तुमने इस स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है, जरूर स्कूल तुम्हारे लिए कोई फंड रेज कर सकता है बेटा, तुम अपने पैसे खर्च क्यों करती हो? लेकिन एम्बर को तो आप जानते हैं दोस्तों, वो किसी का एहसान नहीं लेती और कहती है कि नहीं सर, आप मेरे ही पैसों से टिकट बुक कीजिए। फ्रैंक को उसकी बात माननी पड़ती है। उस रात एम्बर बस के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे बैकी ने एक नोट चिपकाया होता है कि रेस्टोरेंट में मिलो। एम्बर वहीं जाती है। बैकी बड़ी उदास होती है क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट को पता चल चुका था कि बैकी और एम्बर उस स्कूल बस में रहती है, जिससे उसकी नौकरी चली गई। दोस्तों बैकी कहती कि बेटा अब हमारे पास ओलिवर के घर में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो हमें पिकअप करने आ रहा है। एम्बर को बड़ा गुस्सा आता है। फिर पूछती कि माँ आपने फिर शराब पी है ना? तो बैकी कहती है नहीं, बस 2 पैक मारे थे बेटा, ज्यादा नहीं। एम्बर कहती है कि माँ आप कभी नहीं सुधरोगी, आपको जो करना है करो, लेकिन मैं ओलिवर के घर कभी नहीं आऊंगी। कहकर एम्बर तो निकल जाती है वहाँ से और एक पार्क बेंच पे लेट जाती है। उसे बॉबी की बड़ी फिक्र होती है कि पता नहीं वो बाहर ऐसी ठंड में बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं। फिर वो एक डायरी निकालती है जिसमें अपनी पुरानी फैमिली फोटो देखकर अपने पापा को बहुत मिस करती है। उसे लगता है कि अगर पापा होते तो हमारी ये हालत कभी नहीं होती। उस रात वो वहीं पे सो जाती है। सुबह उठती है तो देखती है कि कोई उसका बैकपैक चुरा ले गया। एम्बर बेचारी परेशान, क्योंकि उस बैग में ऑडिशन जाने के लिए फ्लाइट टिकट्स और थोड़े पैसे भी थे। एम्बर की बुक्स और उसके पापा का एक शर्ट भी था जो कि एम्बर ने अपने पापा की याद में संभाल के रखा हुआ था। बहुत दुख होता है बेचारी को और वो अपना दुख डेनिस के साथ शेयर करती है। तो डेनिस उसको दिलासा देता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, अगर तुम ओलिवर के घर नहीं जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे रहने के लिए एक जगह का इंतजाम कर सकता हूँ। कहकर वो एम्बर को अपने एक वेकेशन हाउस में लेके जाता है जो कि काफी दूर है। वैसे ये डेनिस अमीर परिवार
परिवार का है दोस्तों। घर काफी बड़ा होता है और एम्बर वहाँ फ्रेश होकर आती है। बॉबी भी ठीक है फिलहाल। डेनिस कुछ दूर पर खड़ा किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। एम्बर को डेनिस पहले से पसंद था, वैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अब वो एम्बर के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये सोचकर एम्बर मन ही मन बड़ी खुश भी होती है। घर में एक बढ़िया सा पियानो भी होता है जिसे डेनिस प्ले करता है। वैसे एम्बर के पिता भी दोस्तों एक म्यूजिशियन थे, शायद इसीलिए एम्बर भी इतनी टैलेंटेड है। वो एक डायरी से कुछ पन्ने निकाल कर डेनिस को देती है जिनमें एम्बर के पापा ने म्यूजिकल नोट्स लिखे होते हैं। तो डेनिस उसको बड़े बढ़िया तरीके से प्ले करता है। एम्बर तब एक गाना गाती है। उसकी सुरीली और फील भरी आवाज सुनकर डेनिस दंग रह जाता है और कहता है तुम जरूर बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। उस रात इस तरह दोनों अपनी लाइफ की कई बातें शेयर करते हैं। उनके बीच की नजदीकियां बढ़ती भी दिखती है। एम्बर बताती कि जब तक मेरे पापा थे हमारा परिवार बहुत ही सुखी था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हम लगभग बर्बाद हो गए। ना रहने को घर बचा ना कुछ। माँ को ओलिवर नाम के आदमी से प्यार हो गया और वो मुझे लेकर उसके घर गई और हम वहाँ रहने लगे। लेकिन वो आदमी एक नंबर का शराबी है और उसने मेरी माँ को भी शराब की आदी बना दिया। फिर किसी बात पे उनका झगड़ा हुआ और उसने फिर हमें घर से निकाल दिया। जब सर छुपाने के लिए कोई जगह ना हो तो इंसान का क्या हाल हो सकता है वो मैं तब समझ गई थी। फिर हम दोनों स्कूल बस में रहने लगी, वो भी चोरी छुपे, पर अब वो जगह भी नहीं है हमारे पास। एम्बर की पूरी कहानी सुनने के बाद डेनिस रियलाइज करता है कि इतने दिन से एम्बर बस में रहती थी बेचारी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ हमेशा हंसमुख और खुश रहती थी, या शायद अपना दुख छुपाने के लिए वो चेहरे पे झूठी स्माइल लिए घूमती थी। एम्बर के लिए उसके दिल में प्यार और इज्जत पहले से कई गुना बढ़ जाता है। वीकेंड भी बहुत मजे से गुजरता है। इसी बीच वो स्कूल म्यूजिक प्रोग्राम के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं। 2 दिन के बाद एम्बर कहती है अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, तुम प्लीज मुझे रिकी के घर छोड़ दो। उसकी माँ मुझे अपनी बेटी मानती है और मैं वहाँ रहकर उनकी थोड़ी बहुत मदद भी कर लूंगी तो बढ़िया है। मुझे ये भी नहीं लगेगा कि मैं तुम पे बोझ बनती जा रही हूँ। डेनिस कहता है मेरी मानो तो तुम यहीं रह जाओ मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एम्बर को आप जानते हैं दोस्तों, उसकी जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो एम्बर को रिकी के घर पे छोड़ देता है। रिकी की माँ तो हमेशा की तरह एम्बर से बड़े प्यार से बातें करती कि बेटा ये तुम्हारा ही घर है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह लो, तुम रहोगी तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। पर इतने में बैकी आ जाती है। वो पता नहीं आज कुछ ज्यादा नशे में होती है और बार बार एम्बर से कहती है कि चलो चलो घर चलो, मेरे रहते तुम दूसरों के घर में क्यों रह रही हो। तो एम्बर कहती है कि अगर आप मुझे ओलिवर के घर ले जाने के लिए आई हैं तो मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। तभी रिकी की माँ भी कहती है कि उसके साथ जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज, उसे यहीं रहने दीजिए। बैकी कहती है ओह ये मेरी और मेरी बेटी के बीच का मामला है, तुम इसमें दखल मत दो, नशे में होती है ना दोस्तों वो इसीलिए। तो एम्बर डांटती कि आप उन पे चिल्ला क्यों रही हो माँ, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे रहने के लिए आई हूँ और मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी तो नहीं आऊंगी बस। इस पे बैकी रो पड़ती और इमोशनल हो जाती कि ठीक है आज से ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना तुम मेरी बेटी, तुम अपना देख लो और कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। एम्बर तो बैकी को मनाने की कोशिश करती है कि प्लीज माँ आप उस ओलिवर के साथ मत रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है। पर बैकी कहती कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे वहीं जाना होगा। एम्बर को अपनी माँ पर तरस भी आता लेकिन वो किसी भी हाल में उस ओलिवर के घर में जाना नहीं चाहती। रिकी की माँ कहती कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें जरूर समझ जाएगी, तुम बस अपने ऑडिशन पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन एम्बर अपनी क्लास में होती है तो 2 पुलिस ऑफिसर्स उससे मिलने के लिए आए होते हैं। दरअसल वो ये खबर लेकर आए थे कि बैकी और ओलिवर दोनों ही शराब और नशा करते हुए गाड़ी में जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें दोनों जान गंवा बैठे। हाँ दोस्तों एम्बर एकदम से फ्रीज हो जाती है, वो बाथरूम जाती है तो वहाँ फूट फूट कर रो पड़ती है। फिर ओलिवर के घर में बैकी की जो चीजें थी वो सब एम्बर के हवाले कर दी जाती है, जिसमें बैकी का फेवरेट पोइट्री बुक और इनका पुराना फैमिली एल्बम होता है जिसमें एम्बर, बैकी और एम्बर के पापा साथ थे। एम्बर अपने पेरेंट्स को इस पॉइंट पे बहुत मिस करती है। इनके अलावा कुछ म्यूजिक एल्बम्स होते हैं जो बैकी ने एम्बर के लिए संभाल के रखे थे। माँ को खो देने का दुख तो एम्बर को होता ही है, लेकिन उसे इस बात का पछतावा भी होता है कि अगर मैं माँ को अपने से अलग नहीं करती तो शायद वो जिंदा होती। स्कूल प्रोग्राम के लिए उसके फ्रेंड्स बढ़िया तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन एम्बर का किसी चीज में अब मन नहीं लगता दोस्तों। पर उसके फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि एम्बर को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, इसीलिए वो उसको परेशान नहीं करते। और इस मुश्किल वक्त में डेनिस एम्बर को बहुत ही सपोर्ट करता है, हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाता है। ओल्ड एज होम में भी वो ठीक से इंग्लिश सिखा नहीं पाती और बीच में छोड़कर चली जाती है। वो ठीक से सो भी नहीं पाती दोस्तों, माँ की याद उसको दिन रात सताती रहती है, परेशान हो जाती है बेचारी। आधी नींद में अचानक उठकर वो बस डिपो में जाती है जहाँ वो और उसकी माँ बैकी रहा करते थे। उसे देखकर एम्बर को और दुख होता है। इस दुनिया में उसकी कोई अपनी थी तो वो थी उसकी माँ। वो भले ही शराब पीती थी, एम्बर को वो एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकी, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है यार। इस वजह से एम्बर बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। कल है एम्बर का ऑडिशन। फ्रैंक पूछता है क्या तुम ऑडिशन के लिए तैयार हो या फिर तुम्हें टाइम चाहिए। एम्बर कहती है कि हाँ, लेकिन उसके चेहरे से दोस्तों साफ जाहिर होता है कि वो अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी निकल नहीं पाई है। फ्रैंक कहता है कि देखो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पास्ट के साथ बंधे रहना छोड़ दो। तुम्हारी माँ होती तो वो नहीं चाहती कि तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका यूं ही गंवा दो। चेयर अप बेटा, ऑल दी बेस्ट। इस पर एम्बर के चेहरे
चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आती है और वो वापस रिक्की के घर पे आ जाती है। कल सुबह एम्बर की फ्लाइट है। रिक्की की माँ पूछती है कि बेटा पैकिंग हो गई तुम्हारी? मेरे पास थोड़े पैसे हैं, वो ले लो तुम, और भी तो खर्चे होंगे वहाँ पे। तो वो कहती नहीं आंटी जी, माँ थोड़े पैसे छोड़ गई थी मेरे लिए, वही काफी है। अगली सुबह एम्बर उठती है तो देखती है कि बॉबी बीमार है, बेचारा एक जगह पड़ा हुआ है। एम्बर तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है और वहाँ पता चलता है कि बॉबी में कोई प्रॉब्लम है, उसको एक सर्जरी की जरूरत है जो कि काफी एक्सपेंसिव है, और अगर सर्जरी नहीं कराई गई तो बॉबी मर जाएगा। ये सुनकर एम्बर के सर पे जैसे पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि सर्जरी करने में लगेंगे $8,000, जो कि एम्बर के पास है नहीं। ऑडिशन के लिए उसने थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे हुए थे, लेकिन अब उन पैसों से सर्जरी नहीं हो पाएगी ना। वो दुविधा में पड़ जाती है, क्योंकि या तो अब वो अपनी ऑडिशन के लिए जा सकती है या फिर यहाँ रहकर बॉबी की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती है। बॉबी एम्बर के लिए महज एक पेट डॉगी नहीं था दोस्तों, बल्कि उसके परिवार का एक सदस्य था वो। और तो और अपने दोनों पेरेंट्स को खो देने के बाद बॉबी ही है जिसे वो अपना मानती है। तो रिकी की माँ पूछती है तुम कहाँ चली गई थी एम्बर, तुम्हारी फ्लाइट भी निकल चुकी है। जब एम्बर उसे बॉबी की हालत बताती है तो उसे भी दुख होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि महज एक डॉगी के लिए ये लड़की अपनी लाइफ का एम्बिशन कैसे छोड़ सकती है। और अब एम्बर प्लान करने लगती है कि बॉबी की सर्जरी के लिए पैसे कैसे कमाए जाए। उसके हिसाब से उसे कम से कम 10 हफ्ते और वो भी दिन में 16 घंटे काम करना होगा, तब जाकर वो $8,000 कमा पाएगी। पर इसी बीच एक खुशखबरी आती है रिकी की माँ से, जब वो कहती है कि मैंने उस यूनिवर्सिटी से बात कर ली है, क्योंकि तुम ऑडिशन के लिए नहीं आ पाई तो वो 1 हफ्ते के बाद ऑडिशन का अगला राउंड में तुम्हें शामिल करने के लिए मान चुके हैं। पर एम्बर कहती है मैं ऑडिशन में नहीं जाऊंगी और ना ही कल से स्कूल जाऊंगी, मेरी किस्मत में यही सब लिखा हुआ है। बचपन में मैंने पापा को खो दिया, अब माँ को खो दिया, मैंने अपना सपना पूरा करने की कोशिश की तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त मेरे बॉबी की जान पे बनाई, अब मैं उसको खोना नहीं चाहती। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं उसे मौत के हवाले नहीं करना चाहती। मैं ये मानकर अपनी लाइफ जी लूंगी कि मेरी किस्मत में सिर्फ खोना ही खोना लिखा हुआ है, मैं कुछ पा नहीं सकती। तो रिकी की माँ समझाती कि बेटा महज एक डॉगी के लिए तुम अपनी लाइफ की बलि क्यों चढ़ाना चाहती हो। एम्बर को गुस्सा आ जाता है दोस्तों, कहती है आपके लिए महज वो एक डॉगी होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, कहकर एम्बर चली जाती है। लेकिन रिकी की माँ गुस्सा नहीं होती, शायद वो भी एम्बर की फीलिंग्स को समझ पा रही थी। फिर एम्बर उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो बर्तन धोया करती थी। अब वो वहाँ पे फुल टाइम काम करने लगती है ताकि ज्यादा पैसे मिले और बॉबी का जो इलाज है वो हो सके। डेनिस वहाँ पे आता है तो उसे पता चल जाता है कि बॉबी की खातिर एम्बर यहाँ पे रुक गई और ऑडिशन में नहीं गई। वो कहता है कि देखो मैं अपने पेरेंट्स से कहकर बॉबी की सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अरे मैं जानता हूँ कि तुम एहसान नहीं लेती, लेकिन इसे उधार समझ लो और थोड़ा थोड़ा करके पैसे लौटा देना तुम, लेकिन प्लीज स्कूल आना शुरू कर दो और ऑडिशन के अगले राउंड में हिस्सा लो, बॉबी की सर्जरी बाद में करवा देंगे। तो एम्बर भड़क जाती है कि तुम सब उसको सिर्फ एक डॉगी क्यों मानते हो। अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि उसके और मेरे बीच जो इमोशनल कनेक्शन है वो कैसा है, ये सब तुम नहीं समझोगे, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तो वो भी क्या करता दोस्तों, निराश होकर चला जाता है। अब एम्बर उस रेस्टोरेंट में डोनट बनाना सीखती है और दूसरे एक्स्ट्रा काम भी करती है, बहुत मेहनत करके पैसे जमा करती है। एम्बर ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, पर वो अब भी ओल्ड एज होम जाती है जहाँ शारोन पूछती है बेटा मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ चल बसी है, लेकिन तुम और कितने दिन उस दुख को दिल में लिए घूमोगी। तुम कितना हंसकर बातें करती थी पहले, पर अब तुम्हारे चेहरे पे हमेशा ये उदासी छाई रहती है। तुम हिम्मत वाली लड़की हो, अपने आप को हमेशा संभाल के रखो बेटा। फिर एम्बर वापस रेस्टोरेंट में जाकर काम करती है तो डेनिस आता है वहाँ पे। एम्बर उससे माफी मांगती है कि उस दिन मैंने तुम्हें वो ज्यादा ही कह दिया कुछ, उसके लिए सॉरी। डेनिस कहता है वो सब छोड़ो, स्कूल में जिस वैरायटी प्रोग्राम के लिए तुम हर किसी को पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करती रही थी वो आज ही है, सब तैयार है, तुम्हें भी आना होगा। एम्बर कहती नहीं मुझे यहाँ बहुत काम है यार। पर उस रेस्टोरेंट का ओनर भला इंसान मालूम होता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम काम करके थक चुकी हो बेटा, आज थोड़ा आराम कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर एंजॉय करो। फिर एम्बर भी डेनिस के साथ स्कूल जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये कोई वैरायटी प्रोग्राम नहीं बल्कि बॉबी की सर्जरी की रकम जमा करने के लिए उसके फ्रेंड्स ने मिलकर एक फंड रेजर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। एम्बर की कुछ समझ में नहीं आता और तब डेनिस बताता है कि देखो हम लोग तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बॉबी तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है वो तुम जानती हो, हम भी जानते हैं। इस दुनिया में हर किसी की जान इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो इंसान हो या डॉगी। इसीलिए हमने ये चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें यकीन है कि सारे डॉग लवर्स बॉबी को बचाने के लिए डोनेट जरूर करेंगे। तुमने इस स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कई वॉलंटरी काम किए हैं, बाहर भी तुम कई अच्छे काम कर रही हो, हर किसी की मदद कर रही हो, तुम खुद को अकेली क्यों समझती हो, हम सब है ना तुम्हारे साथ। देखो तुम ज्यादा मत सोचो, बॉबी को हम जरूर बचाएंगे और कल से तुम स्कूल आओगी बस। और हाँ, उस यूनिवर्सिटी के अगले ऑडिशन में भी तुम जरूर जाओगी और हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगी। एम्बर बहुत अकेली फील कर रही थी, लेकिन डेनिस की बातें सुनकर उसमें एक नई हिम्मत आ जाती है दोस्तों कि मेरी फिक्र करने वाले बताओ इतने सारे लोग हैं, और खुशी के मारे उसकी आंखें भर आती हैं यार।
डेनिस उसको अंदर लेके जाता है। बॉबी के लिए चलाए जा रहे इस फंड रेजर प्रोग्राम में कई लोग आते हैं। रिकी की माँ बॉबी को हाथ में लिए खड़ी होती है। एम्बर उनके गले लगकर उस दिन नाराज होने के लिए माफी मांगती है, पर उसने एम्बर की बात का कभी बुरा नहीं माना। एम्बर डेनिस से पूछती है, तुम कहाँ बैठने जा रही हो बताओ। पर डेनिस ने एम्बर के लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। जिस लड़के को स्टेज पे चढ़ने से डर लगता था, आज एम्बर की खातिर वो स्टेज पे चढ़कर एक स्पीच देता है, जिसमें वो बताता है कि एम्बर ने इस स्कूल के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या किया, बाहर वो कितना सोशल वर्क कर रही है। इन सब के बारे में वो बताता है तो सभी के सभी एम्बर को खूब चीयर करते हैं। डेनिस कहता है कि जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज उसके लिए कुछ करने की हमारी बारी है। उसका डॉगी बॉबी बड़ा बीमार है और एक सर्जरी से वो ठीक हो सकता है। आपको बस इतना सा करना है कि उसकी सर्जरी के लिए जो बन पड़े वो कंट्रीब्यूट कीजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप इस शो को लाइव शूट करके पोस्ट कर सकते हैं। अपनी तरफ से वो सब कीजिए जिससे उस प्यारे डॉगी की जान बच पाए। फिर वो स्क्रीन पे दिखाता है कि अब तक कितना फंड जमा हो चुका है। अभी तक $2000 से ज्यादा फंड आ चुका है। ये सभी देखकर सब चीयर करते हैं। एम्बर बड़ी खुश होती है। फिर एम्बर के फ्रेंड्स मिलकर अपने अपने परफॉर्मेंसेस देते हैं। फ्रैंक भी इस प्रोग्राम में किरदार निभाता है। फिर रिकी बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्म करता है। इसके बाद वो फिर फंड कलेक्शन को चेक करते हैं तो अब लगभग $5000 जमा हो चुके हैं और अपनी आंखों के सामने पैसे जमा होते हुए देखकर एम्बर को अलग सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसको अभी सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज लग रही है, उस डॉगी की जान बचाना। बस दोस्तों, फिर टूबा नाम का एक म्यूजिक एंड डांस प्रोग्राम होता है और इस डांस प्रोग्राम में परफॉर्म कर रही है ओल्ड एज होम की वो बुजुर्ग औरतें जिन्हें एम्बर इंग्लिश सिखाने जाती थी। उन्हें भी बॉबी की बीमारी और उसकी सर्जरी के बारे में पता चलता है और इसीलिए वो इस फंड रेजर प्रोग्राम के लिए परफॉर्म करने के लिए आई होती है। एम्बर ने जिन जिन लोगों की भलाई के लिए कुछ न कुछ किया था, वो सभी दोस्तों देखा आज एम्बर को सपोर्ट करने आ गई है। ये सोचकर एम्बर का जी भर आता है और अब $6000 जमा हो चुके हैं। फिर एम्बर को स्टेज पे बुलाया जाता है कि तुम 2-4 शब्द कहो। एम्बर बहुत इमोशनल होकर कहती है कि मुझे लगा मैं अकेली हूँ, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इतने सारे लोग मेरे साथ हैं, मेरे बॉबी के साथ हैं। आप सबने मुझे मेरे इस नए जोश से भर दिया। बॉबी की तरफ से मैं आप सभी को थैंक करना चाहती हूँ और मैं अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। उनकी याद में मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। ये कहकर एम्बर बैकी के पोएट्री बुक से कोई कविता सुनाती है। इसके बाद वो फिर फंड चेक करते हैं दोस्तों तो चौंक जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें $2 लाख मिल चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई टेक्निकल ग्लिच होगा। वो बार बार स्क्रीन को रिफ्रेश करके देखते हैं, लेकिन अमाउंट सेम होता है। मतलब सच में इस फंड रेजर प्रोग्राम ने इनको $2 लाख का डोनेशन दे दिया। लेकिन एम्बर को शक होता है कि जरूर किसी एक इंसान ने $2 लाख डोनेट किए हैं। वो डेनिस से पूछती है, क्या तुमने ये अमाउंट डोनेट किया या फिर तुमने अपने पेरेंट्स से कहकर डोनेट करने को कहा? डेनिस कहता नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया यार, और ना ही मेरे पेरेंट्स ने 2 लाख डोनेट किए। खैर जो भी हो दोस्तों, इस फंड रेजर के जरिए एम्बर को एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। कहाँ $8000 और कहाँ $2 लाख। खैर एम्बर एज यूजुअल ओल्ड एज होम जाकर सबको डोनट्स देती है और शारोन को भी डोनट देने जाती है। तो शारोन उसको एक गिफ्ट देती है। उसमें एक फोटो होती है जिसमें डेनिस और एम्बर फंड रेजर प्रोग्राम में स्टेज पे साथ खड़े होते हैं। और यहाँ पे आपने गेस कर लिया होगा दोस्तों, फंड रेजर में आखिर में $2 लाख डोनेट करने वाली कोई और नहीं, शारोन थी। बताती है कि देखो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसी से बात भी नहीं करती, सिर्फ तुम ही हो जो मेरा इतना ख्याल रखती हो, मुझसे बात करती हो, मेरी फिक्र करती हो। तो वो 2 लाख मेरी उम्र भर की सेविंग्स हैं, लेकिन इस उम्र में मुझे उतनी बड़ी रकम का क्या ही करना ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती थी बेटा, और मुझे एक अच्छा मौका मिला और मैं उसे गंवाना नहीं चाहती थी। तुम बॉबी को बचा लो और अपनी लाइफ भी संवार लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें अपनी पोती मानकर ये किया है, प्लीज इस बुजुर्ग औरत का दिल रखने के लिए ये रकम स्वीकार कर लो। मैं सीधे तुम्हें वो रकम दे देती, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम एक खुददार लड़की हो, किसी का एहसान तुम कभी स्वीकार नहीं करोगी, इसलिए फंड रेजर में डोनेशन के बहाने मैंने तुम्हें वो रकम दे दी, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी आदत क्या है, तुम्हें $10 भी मिल जाए ना तो तुम उसे फिजूल खर्च नहीं करती, कुछ सोच समझ कर खर्च करती हो। इसलिए मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें 2 लाख तो क्या $2 करोड़ भी दिए जाएं तो तुम उस रकम को सोच समझकर खर्च करोगी और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करोगी। तो एम्बर इमोशनल होकर शारोन के सीने से लग जाती है। शारोन कहती है कि सबसे पहले तुम अपना ये सपना पूरा करो और फिर दूसरों के सपने पूरे करने में उनकी मदद करो बेटा, और हाँ, ऑडिशन के लिए ऑल द बेस्ट। अब उसकी बातें सुनकर एम्बर को जो खुशी होती है ना, उसको कैसे जाहिर करे यार। बहुत इमोशनल भी है वो, क्योंकि उसने बिना कुछ एक्सपेक्ट किए जिन लोगों की मदद की, वो सभी के सभी उसकी जरूरत को जानकर उसकी मदद कर रहे हैं। एम्बर अब रिकी के घर जाकर सो जाती है। सुबह रिकी की माँ उसको जगाती है। बॉबी की सर्जरी हो चुकी है और अब वो ठीक है दोस्तों। आज एम्बर का ऑडिशन है। उसके सभी फ्रेंड्स उसे ऑल द बेस्ट कहकर विदा करते हैं। डेनिस ना होता तो ये सब पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, इसीलिए एम्बर उसे स्पेशली थैंक करती है। उसे गले मिलकर किस करके अपने प्यार का इजहार करती है और फिर बॉबी को उनके पास छोड़कर एम्बर अपनी फ्लाइट पकड़ लेती है। फ्लाइट में वो अपनी फैमिली फोटोज को देखती है और उन्हें देखकर उसे एक अलग मोटिवेशन मिलता है। फिर वो उस यूनिवर्सिटी में पहुंचती है और अपने ऑडिशन के लिए वेट करते हुए अपने पापा के लिखे हुए म्यूजिकल नोट्स को देख रही होती है।
तब वो एम्बर का नाम पुकारते हैं तो एम्बर मुड़कर एक बढ़िया सी स्माइल करके कहती है, मैं हूँ एम्बर। उसके चेहरे पे एक अलग कॉन्फिडेंस छलकता है कि इस ऑडिशन में मैं जरूर सिलेक्ट होंगी और अपना सपना पूरा करूंगी। फिर वो रूम में एंटर करती है और आई होप दोस्तों कि वो ऑडिशन जीत गई होगी, क्योंकि यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गुड फील वाली लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।